उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ, अब बकिया क्वाइफ तुम सच सच बतला दो। तुम अच्छी तरह जान गए हो कि हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। शौर वाइली ने बड़ी मानी खेस लहजे में कहा। तुम लोगों को बड़ी सख्त गलत फहमी हुई है। ना मैं सफदर सईद हूँ और ना भाई मुझे जूलिया, इमरान और शकील वगैरह का कुछ पता है। सफदर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तो सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। शार वाइली का लहजा भयानक हो गया। कमरे में एक लम्हे के लिए बड़ी मानी खेस खामोशी तारी हो गई। खड़े हो जाओ मिस्टर सफदर सईद। ब्लैक क्लार्क जो मकामी आदमी के रूप में था, तेज और गूंजती हुई आवाज में सफदर को हुक्म देते हुए खामोशी का तिलिस्म तोड़ा। सफदर खामोशी से खड़ा हुआ। सफदर सोच रहा था कि अब इन दोनों से भिड़ ही जाना चाहिए। ये दोनों X2 के लिए एक अच्छा तोहफा साबित होंगे। 2 कदम आगे बढ़ो और दीवार की तरफ मुंह कर लो। ब्लैक क्लार्क ने शायद अब सिचुएशन संभाल ली थी। शॉर्ट वाइली खामोश खड़ा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और दांत भींचे हुए थे। तुम क्या करना चाहते हो? सफदर ने दीवार की तरफ बढ़ते हुए बड़े इत्मीनान से पूछा। शट अप, जो मैं कह रहा हूं वो करो। ब्लैक क्लार्क ने चीख कर उसे हुक्म दिया। सफदर कंधे झटक कर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। ब्लैक क्लार्क ने मानी खेस नजरों से शार वाइली की तरफ देखा और फिर रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सफदर की तरफ बढ़ा। सफदर बेहद चौकन्ना था। कमरे में लाइट चल रही थी और बल्ब दाखिली दरवाजे के ऊपर लगा था, इसलिए ब्लैक क्लार्क का साया सफदर के सामने दीवार पर था और सफदर साए को देखकर ब्लैक क्लार्क की तमाम हरकत का मतलब समझ रहा था। अचानक सफदर ने साए का हाथ बुलंद होते देखा। उसी लम्हे वो चीते जैसी फुर्ती से एक तरफ हट गया और ब्लैक क्लार्क जो पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर का दस्ता सफदर के रिसीव करना चाहता था, संभल न सका और लड़खड़ाता हुआ सामने दीवार से जा टकराया। सफदर के जिस्म में जैसे बरकी रूह दौड़ गई थी। उसने एक तरफ हटते ही एक जोरदार फ्लाइंग किक शॉर्ट वाइली के सीने पर मारी और वो दोनों फर्श पर आ पड़े। शॉर्ट वाइली के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर कमरे के कोने में जा गिरा। सफदर तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे ब्लैक क्लार्क भी संभल कर उठ खड़ा हुआ था और रिवॉल्वर उसके हाथ में था। सफदर ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर इस पर छलांग लगा दी। ब्लैक क्लार्क ने भी काफी फुर्ती दिखाई और वो शाम की तरह बल खाता हुआ एक साइड में हो गया और सफदर अपनी झोंक में ही सामने दीवार से जा टकराया, मगर इसका एक हाथ पूरी कुव्वत से ब्लैक क्लार्क के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर पर पड़ा और इसका रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकलकर पलंग के नीचे जा गिरा। अब कमरे में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। दुनिया के 2 बेहतरीन सीक्रेट एजेंट सफदर के मुकाबले में थे, लेकिन सफदर भी किसी से कम नहीं था। चनाचा वो मर्दाना वार मुकाबला करता रहा। अचानक शार वाइली का दाव चल गया और सफदर की पसलियों पर उसका लेफ्ट हुक पूरी कुव्वत से लगा और सफदर के मुंह से बेइख्तियार ओह की आवाज़ निकली और वो दोहरा होता चला गया। शार वाइली ने इसकी गर्दन पर 2 हथड़ मारना चाहा, मगर सफदर ने अचानक शॉर्ट वाइली की कमर अपने दोनों हाथ टिका दिए और फिर दूसरे लम्हे शॉर्ट वाइली सफदर के सर पर उठता चला गया। सफदर ने काबिल तारीफ हिम्मत का मुजाहरा किया था। इतनी शदीद ज़रबात खाने के बाद भी इसका शॉर्ट वाइली को उठा लेना एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। ब्लैक क्लार्क ने बड़ी तेज़ी से सफदर की पुश्त पर लात मारनी चाही, मगर सफदर शॉर्ट वाइली को उठाए फुर्ती से घूम गया और ब्लैक क्लार्क का ये दाव खाली गया। फिर दूसरे लम्हे सफदर अपने हाथों पर उठाए हुए शॉर्ट वाइली को ब्लैक क्लार्क पर उछाल दिया। एक धमाका हुआ और वो दोनों एक दूसरे से उलझकर फर्श पर जा गिरे। सफदर ने इन दोनों के उलझाव से फायदा उठाना चाहा और वो तेजी से दरवाजे की तरफ लपका, मगर ब्लैक क्लार्क जिस पोजीशन में गिरा था उसका हाथ पलंग के नीचे पड़े हुए रिवॉल्वर पर पड़ गया और इसने इंतहाई तेजी से रिवॉल्वर उठा लिया। इससे पहले कि सफदर दरवाजे की चटखनी खोलकर बाहर निकलता, ब्लैक क्लार्क के रिवॉल्वर से शोला निकला और सफदर एक हल्की सी चीख मारता हुआ फर्श पर गिरा। ब्लैक क्लार्क और शार वाइली दोनों उठ खड़े हुए। बड़ा सख्त जान आदमी है, शार वाइली ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसे शायद अब इस बात की शर्मिंदगी थी कि सफदर ने उसे खिलौने की तरह हाथों में उठाकर नीचे दे मारा था। मर गया। चलो किस्सा ख़त्म हुआ। ब्लैक क्लार्क ने भी हाँफते हुए कहा। उसका बुरा हाल था। अब हमें किसी कोठी में शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपने प्लान पर फौरी अमल करना चाहिए। शार वाइली ने खफत मिटाने के लिए बात का रुख बदल लिया। हाँ, तुम जाकर किसी पब्लिक बॉस से सर सुल्तान को फ़ोन करो ताकि पता चला कि वो दफ्तर में मौजूद हैं या नहीं। मैं कोठी का और इसकी लाश ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ, ब्लैक क्लार्क ने जवाब दिया। सफदर दरवाजे के करीब हिस्सों हरकत पड़ा हुआ था और उसके जिस्म से खून तेज़ी से निकलकर फर्श पर बह रहा था।
इमरान की कार सड़कें नापती फिर रही थी। वो बगैर किसी मकसद की यूं ही आवारागर्दी के मूड में था। वैसे ट्रांसमीटर उसके पास मौजूद था। वो टाइगर की रिपोर्ट का मुंतजिर था। वो ये जानना चाहता था कि आया सफदर की इतला गैर मुल्की के मुतालिक दुरुस्त थी या ये एक नफसियाती दाव था। जब इसकी कार इन्फिस्टन स्ट्रीट के चौक पर पहुंची तो उसके करीब से एक स्याह रंग की कार तेजी से क्रॉस करती हुई गुजरी। इमरान को इस कार की ड्राइविंग सीट पर एक गैर मुल्की बैठा नजर आया। अगर इमरान ने उसकी एक ही झलक देखी थी, लेकिन उसकी दिमाग में झटके लग गए। उसने तेजी से सर झटका, लेकिन जहन में इस आदमी की पूरी तफसीलात नहीं आ रही थी। लेकिन उसने फौरन अपनी कार रोकी, फिर उसे तेजी से टर्न देता हुआ इस स्याह कार के पीछे ले चला। इमरान तेजी से सोच रहा था कि ये शख्स कौन है। इसकी याददाश्त उसे एहसास दिला रही थी कि इस आदमी के मुतालिक वो अच्छी तरह जानता है, मगर क्या जानता है ये उसे याद नहीं आ रहा था। बहरहाल जल्दी उसने स्याह कार को जा लिया। फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए स्याह कार एक पब्लिक फोन बूथ के करीब जाकर रुक गई। इमरान ने भी काफ़ी फासले पर अपनी कार एक साइड पर रोक दी। स्याह कार में एक लंबा तड़ंगा और खूबसूरत नौजवान निकलकर पब्लिक बूथ में दाखिल हो गया और उसी लम्हे इमरान के जहन में जैसे बिजली का झमाका हुआ। उसे याद आ गया कि यह एक्रीमिया का खतरनाक और मशहूर सीक्रेट एजेंट शार्प वाइली था। उसकी फाइल इमरान के पास मौजूद थी। तो ये हजरत भी यहाँ मौजूद हैं, इमरान ने अपने आप से कहा और दूसरे लम्हे उसने कार का दरवाज़ा खोला और फिर टहलता हुआ पब्लिक बूथ की तरफ बढ़ने लगा। वो पब्लिक बूथ में होने वाली गुफ्तगू मालूम करना चाहता था। हजूम में मिलजुल कर वो पब्लिक बूथ तक पहुंच गया, मगर गुफ्तगू सुनने में उसे कतई नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त वो पब्लिक फोन बूथ के करीब पहुंचा तो शॉर्प वाइली गुफ्तगू ख़त्म करके बूथ से बाहर निकल आया। शॉर्प वाइली ने एक उचटती नज़र इमरान पर डाली और बगैर किसी तासुर के तेजी से कार का दरवाज़ा खोलकर इसमें बैठ गया और दूसरे लम्हे उसकी कार तेजी से आगे बढ़ती चली गई। इमरान को गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश खासी महंगी पड़ी, क्योंकि जबकि वो हजूम को चीरकर वापस अपनी कार तक पहुंचा, शार्प वाइल की कार कहीं से कहीं जा पहुंची थी। इमरान ने उसे तलाश करने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो उससे पा ना सका। आखिरकार उसने कार का रुख दानिश मंजिल की तरफ किया। अब इमरान बड़ी संजीदगी से इस मसले पर गौर कर रहा था। उसके शहर में दो खौफनाक सीक्रेट एजेंट मौजूद थे, ब्लैक क्लार्क और शार्प वाइली। इन दोनों का क्या मकसद था और वो किस मिशन पर इस मुल्क में आए थे, ये अभी तक तारीख था। बस एक सफदर की इतला थी। अब ये कतई तौर पर मालूम नहीं था कि आया उसकी इतला शार्प वाइली से मुतल्लिका थी या किसी और से। दानिश मंजिल पहुंचकर वो सीधा ऑपरेशन रूम में गया। ब्लैक जीरो ऑपरेशन रूम में अपनी ड्यूटी पर था। ताहिर, एक्रीमिया के सीक्रेट एजेंटों की फाइल लिस्ट तो ले आओ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए ताहिर से कहा और ब्लैक जीरो खामोशी से खुफिया रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद फाइल लिस्ट इमरान के सामने थी। उसने शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क की फाइलों के नंबर देखे और ये दोनों फाइलें साहिर को ले आने को कहा और ब्लैक जीरो दोबारा रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों फाइलें इसके सामने मेज़ पर थी। इमरान ने शार्प वाइली की फाइल उठाई और गौर से इसका मुतालिया शुरू कर दिया। अब इसने फाइल का पूरी तरह नहीं मुतालिया किया था कि एक हल्की सी पिप पिप की आवाज़ें उसके कानों से टकराएं। उसने चौंक कर फाइल मेज़ पर रखी और फिर जेब से ट्रांसमीटर निकालकर हाथ में लिया। इसका बटन दबाते ही आवाज आनी शुरू हो गई। टाइगर कॉलिंग टू इमरान ओवर, कॉलिंग टू इमरान ओवर। टाइगर की आवाज में तेजी थी, जैसे वो बेहद उजलत में हो। इमरान ने दूसरा बटन दबाया। टाइगर की आवाज़ आनी बंद हो गई। हेलो इमरान स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड ओवर, इमरान ने जवाब दिया। टाइगर स्पीकिंग ओवर, टाइगर ने कहा। यस, रिपोर्ट दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जनाब, मैं सफदर का पीछा करता हुआ होटल मूनलाइट आया। यहाँ दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 14 में सफदर साहब की होल से आंख लगाकर अंदर का मंजर देखने ही वाले थे कि दरवाज़ा खुला और सफदर साहब को अंदर घसीट लिया गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी गई। मैंने की होल से देखा। तुमने क्या देखा वो बताओ, तमहीद बनवा दो, ओवर, इमरान ने चीखने की तरह गुर्राते हुए कहा। यस सर, अंदर दो आदमी थे, एक लंबा तड़ंगा मकामी था और दूसरा गैर मुल्की। सफदर साहब और इन दोनों में ज़बरदस्त झड़प हुई। नतीजा ये कि उन्होंने सफदर को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। चूंकि आपकी सख्त हिदायत थी कि किसी मामले में दखल ना दूं, इसलिए मैं चाहते हुए भी दखल ना दे सका। टाइगर तफसील से रिपोर्ट दे रहा था। आगे बताओ, ओवर, इमरान ने उसकी बात काटते हुए स्पॉट लहजे में कहा।
اس کے بعد وہ غیر ملکی کمرے سے نکلا، پھر اس نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ایک سیاہ رنگ کی کار کا لاک توڑا اور اس سے لے بھاگا۔ دوسرے مقامی آدمی نے کسی کو ٹیلی فون کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولنس وہاں پہنچ گئی۔ ایمبولنس سرکاری ہسپتال کی تھی۔ صفدر کو ایمبولنس میں ڈال کر لے گئے۔ اس کے بعد مقامی آدمی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اوور، ٹائیگر نے رپورٹ ختم کر دی۔ اور تم الو کی طرح دیدے گھماتے رہ گئے۔ اوور، عمران نے بڑے بھیانک لہجے میں اسے ڈانٹا۔ نہیں جناب، میں نے اس مقامی آدمی کا تعاقب کیا، وہ جمال پورہ کی کوٹھی نمبر 112 میں داخل ہوا ہے اور میں اب تک وہاں کوٹھی کے قریب ہی موجود ہوں اور وہ آدمی بھی ابھی تک کوٹھی میں ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ کافی زیادہ خوف زدہ تھا۔ تم نے چیک کیا ہے کہ اس کوٹھی کا کوئی پچھلا دروازہ تو نہیں؟ اوور، عمران نے سوال کیا۔ یس سر، مجھے خیال آیا تھا اور میں نے چیک کیا، لیکن اس کوٹھی کا کوئی بیک ڈور نہیں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمران چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولا۔ ٹائیگر، تم ایسا کرو کہ اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤ اور مجھے رپورٹ دو کہ وہ مقامی آدمی وہاں کیا کر رہا ہے اور آیا اس کوٹھی میں اور کوئی بھی موجود ہے یا وہ اکیلا ہے۔ اوور، عمران نے احکامات دیے۔ بہتر جناب۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ طاہر، تم ہسپتالوں کو فون کر کے پتہ کرو کہ صفدر کو کون سے ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ یہ ایمبولنس فراڈ ہوگی، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بلیک زیرو نے خاموشی سے ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے دوبارہ فائل اٹھا لی، لیکن اس بار وہ بخلت میں صفحے پر صفحہ پلٹتا چلا گیا۔ شاید اب اس کی پیش نظر وقت گزارنا تھا۔ مختلف نمبروں پر ٹیلی فون کرنے کے بعد بلیک زیرو نے مایوسی سے ریسیور کوریڈور پر ڈال دیا۔ کسی ہسپتال کی ایمبولنس مون لائٹ ہوٹل نہیں گئی، بلیک زیرو نے عمران کو بتلایا۔ اس کے لہجہ میں تشویش نمایاں تھی۔ عمران نے ہنکارا بھرا اور پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک زیرو، کھیل شروع ہو چکا ہے۔ صفدر کی اطلاع صحیح تھی۔ ایکڈیمیا کے دو بہترین سیکرٹ ایجنٹ شارک وائلی اور بلیک کلارک ہمارے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں۔ اب ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن ان کے مشن کا مقصد؟ بلیک زیرو نے پریشانی سے پوچھا۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق تو ان کا مشن یہی ہے کہ وہ X2 کو بے نقاب کریں گے، لیکن آئندہ ان کا کون سا مشن سامنے آتا ہے یہ حالات بتلائیں گے۔ تمام ممبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ ایک لمحے کے نوٹس میں کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کوئی ممبر اپنے فلیٹ سے بغیر اجازت باہر نہ جائے، اور تم آج سے دانش منزل کے بجائے رانا ہاؤس میں مستقل رہائش کر لو، کیونکہ دانش منزل بلیک کلارک کی نگاہ میں آ چکی ہے، اس لیے اسے کیموفلاج کر دو۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو کو ہدایت دی اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیپٹن شکیل اپنے فلیٹ میں آرام دہ کرسی پر کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک کال بیل زور زور سے بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل کال بیل کی آواز سن کر چونکا، پھر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کتاب میز پر رکھ دی۔ شاید یہ دخل اندازی اسے بری لگی تھی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اسے چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے صفدر تھا۔ صفدر کو دیکھتے ہی کیپٹن شکیل کے ذہن پر چھائی ہوئی تمام بوریت دور ہو گئی۔ آئیے آئیے صفدر صاحب، آج آپ کیسے بھول پڑے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے صفدر کا استقبال کیا۔ بس کیا بتاؤ، بیٹھے بیٹھے زبردست بوریت کا دور پڑا تو جی گھبرانے لگا۔ میں نے سوچا چلو جا کر کچھ وقت گپ شپ میں گزار دیا جائے، صفدر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں چائے وغیرہ کا انتظام کروں؟ کیپٹن شکیل نے اخلاقاً پوچھا۔ اوہ نو، رہنے دو، بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں، بعد میں موڈ ہوا تو دونوں مل کر بنا لیں گے، صفدر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل خاموش ہو گیا۔ سناؤ، آج کل تمہارے X2 کا کیا حال ہے؟ صفدر نے ہی دوبارہ سلسلہ کلام شروع کیا۔ X2 کا حال؟ کیپٹن شکیل نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ X2 کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل کو کچھ مناسب جواب نہ سمجھ سکا۔ صفدر کا سوال ہی ایسا اچانک اور قطعی غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بھلا X2 کا حال پوچھنے کی کیا تک تھی؟ کیپٹن شکیل ابھی اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ ہیلو شکیل اسپیکنگ، کیپٹن شکیل نے بات کرنے کی پہل کی۔ X2، دوسری طرف سے X2 کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، کیپٹن شکیل نے مزید مؤدب ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل سنو، صفدر کو زخمی کر کے کہیں لے جایا گیا ہے، قطعی کلامی معاف سر، صفدر تو میرے سامنے بیٹھا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ صفدر تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ X2 نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، جیسے اس خبر سے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ جی ہاں سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔
सफदर खामोश बैठा हुआ था। कैप्टन शकील के जहन में जब सफदर आया था कोई बात खटक रही थी, एक फांस सी चुभ रही थी, लेकिन इसका शऊर इस नामालूम सी उलझन को हल करने से कासिर था। इसे रिसीवर दो। X2 के लहजे में गुर्राहट थी। कैप्टन शकील ने रिसीवर सफदर को दे दिया। सफदर ने खामोशी से रिसीवर कान से लगाया। यस सर, मैं सफदर बोल रहा हूँ। सफदर ने कदरे मुअद्दब लहजे में कहा, वैसे उसके लहजे में स्पार्टपन की झलकियाँ नुमाया थी। तुम जख्मी हो गए थे? X2 ने सवाल किया। नहीं जनाब, मैं तो जख्मी नहीं हुआ था, आपको गलत इतला दी गई है, सफदर ने बड़े एतमाद से लहजे में कहा। तो तुम जिस काम के लिए गए थे उसका क्या बना? X2 ने इस दफ़ा कदरे गोलमोल लहजे में पूछा। जनाब, अभी 15 मिनट पहले आपको मुकम्मल रिपोर्ट दे चुका हूँ, सफदर ने हैरतज़दा लहजे में जवाब दिया। 15 मिनट पहले? X2 की गुर्राहट तेज हो गई। यस सर, सफदर ने बड़े एतमीनान से जवाब दिया। अच्छा, तुम यहीं कैप्टन शकील के पास रहो जब तक मैं दोबारा तुम्हें हिदायत ना दूं। X2 ने न जाने क्या सोचकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सफदर ने भी खामोशी से रिसीवर रख दिया। कैप्टन शकील, जो इस वक्त बड़ी खामोशी से बैठा सफदर की तरफ गौर से देख रहा था, अचानक चौंक पड़ा। क्या बात है? X2 को तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला किसने दी थी? कैप्टन शकील ने पूछा। ओह, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, सफदर चौंक पड़ा। प्लीज़ कैप्टन, ज़रा X2 के नंबर डायल करना, मैं इस सिलसिले में बात कर लूँ। सफदर ने मेज़ पर पड़ा हुआ जग गिलास अपनी तरफ घसीटते हुए कैप्टन शकील से दरख्वास्त करते हुए कहा। कैप्टन शकील ने एक लम्हे के लिए सफदर की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठाकर X2 के नंबर डायल करने लगा। नंबर डायल करके कैप्टन शकील ने रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया, मगर उसी लम्हे अचानक सफदर उठ खड़ा हुआ। शीशे का गिलास अभी तक उसके हाथ में था। इससे पहले कि कैप्टन शकील कुछ समझता, सफदर ने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास कैप्टन शकील के सर पे दे मारा। एक जोरदार छन्नाका हुआ और कैप्टन शकील के सर से खून तेजी से बहने लगा। गिलास के सैकड़ों टुकड़ों से फर्श पर बिखर गए। कैप्टन शकील इस अचानक और गैर मुतवक्के जबरदस्त चोट से संभल ना सका और दूसरे वक्त लहराता हुआ फर्श पर गिर गया। रिसीवर उसके हाथ से नीचे जा पड़ा था। सफदर ने बड़ी फुर्ती से रिसीवर उठाकर दोबारा कॉरिडोर पर पटक दिया। रिवॉल्वर वो जेब से निकाल ही चुका था। चनाचा संभलने की कोशिश करते हुए कैप्टन शकील के सर पर इसने पूरी कुव्वत से दस्ता मारा। कैप्टन शकील दोबारा फर्श पर गिरा। इस दफा वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। दस्ता काफ़ी कुव्वत से पड़ा था क्योंकि सर पर फौरन ही दूसरा सर नमूदार होने लगा था। सफदर ने बड़ी फुर्ती से झुककर कैप्टन शकील को फर्श से उठाकर कंधे पर लादा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर वो सीढ़ियाँ उतरता चला गया। सीढ़ियों के ऐन नीचे एक स्याह रंग की कार मौजूद थी। सफदर ने दरवाज़ा खोला और बेहोश कैप्टन शकील को पिछली सीट पर दे डाला। दूसरे लम्हे वो खुद स्टीयरिंग पर मौजूद था और कार तेज़ रफ्तारी से रिकॉर्ड तोड़ती हुई सड़क पर भागने लगी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से रिसीवर रख दिया। उसे मामला अच्छी तरह समझ आ चुका था। रिसीवर रखते ही उसने एक लम्हे के लिए जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर की मौजूदगी का अंदाज़ा किया और जब उसे इत्मीनान हो गया कि जेब में रिवॉल्वर मौजूद है तो फिर वो एक ही छलांग में दरवाजे तक पहुंच गया। उसी लम्हे सुलेमान हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने इमरान को यूं ही एक छलांग में बाहर की तरफ लपकते देखा तो चीख उठा, साहब चाय। मगर इससे पहले कि सुलेमान को अपनी आवाज़ का जवाब मिलता, इमरान सीढ़ियाँ उतर चुका था और फिर दूसरे लम्हे उसकी कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुलेमान के कानों में आई। साहब ही अजीब आदमी है, आते ही मुझे फ़ौरन स्पेशल चाय का ऑर्डर दिया और जब मैं इतनी मेहनत करके चाय बना कर लाया तो वो खुद 9 तो 11 हो गए। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही पी लेता हूँ। सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए ट्रे मेज़ पर रखा और फिर खुद सोफे पर बड़े इत्मीनान से टांगे फैला कर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, खसकम जहाँ पार। इमरान कार की स्पीड लम्हा ब लम्हा बढ़ाता चला जा रहा था। वो सड़कों पर काफ़ी रश था। इसने उसकी कार की स्पीड किसी भी लम्हे उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन कार चलाने वाला इमरान था, इस सदी का अजूबा। चनाचा किसी भी नाखुशगवार मादे के बगैर इसकी कार कैप्टन शकील के फ्लैट के दरमियान पहुंच गई। कैप्टन शकील के फ्लैट के करीब पहुंचते ही उसने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर कैप्टन शकील के फ्लैट से 2 फ्लैट पहले उसने कार एक साइड पर रोक दी और फिर खुद कार से नीचे उतर आया। अब वो बड़े मोहतात कदम उठाता हुआ कैप्टन शकील के फ्लैट की तरफ जा रहा था। जल्दी वो फ्लैट की निचली सीढ़ियों पर पहुंच गया। वहां हर तरफ खामोशी थी। फिर इमरान इंतहाई तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान जब अंदर पहुंचा तो मैदान खाली था। चिड़ियाँ खेत चुक्कर उड़ चुकी थी।
फर्श पर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे, कई जगह खून के धब्बे भी मौजूद थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि कोई जख्मी भी हुआ है। इमरान चंद लम्हे खामोशी से सिचुएशन देखता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो ताहिर, मैं इमरान बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही इमरान ने बड़ी सख्ती से कहा, यस सर फरमाइए। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ज़ीरो, सब मेंबर्स को फ़ौरन कॉल करो, सिवाय सफदर और कैप्टन शकील के, और सबको सख्ती से हुक्म दे दो कि वो ना किसी मेंबर को अपने फ्लैट में दाखिल होने दें और ना खुद दूसरे मेंबर के फ्लैट में जाएं, हत्ता कि टेलीफोन के ज़रिए भी एक दूसरे से रब्ता कायम ना करें। इमरान के लहजा में बेपनाह सख्ती थी। बेहतर सर, मगर मैं इस हुक्म की वजह नहीं समझ सका। ब्लैक ज़ीरो के लहजे में उलझन थी। तुम पहले ये अहकाम सबको दे दो, मैं वहीं आकर तुम्हें वजह भी बताऊंगा, उसने उसे तकरीबन डांटते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे तक इमरान वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा और फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डालकर ट्रांसमीटर निकाला और फिर इसका बटन दबाकर टाइगर का राब्ता नंबर डायल करने लगा। काफ़ी देर की कोशिश के बावजूद वो राब्ता कायम करने में कामयाब ना हो सका। इसका मतलब है कि मुजरिम अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए ट्रांसमीटर जेब में डाला और फिर वापस फ्लैट की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरकर वो तेज कदम उठाता अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला और फिर जेब से चाबी निकालकर इग्निशन में लगाई। अभी वो स्विच लगाना ही चाहता था कि अचानक उसके सर पर कयामत टूट पड़ी। फिर इससे पहले कि वो इस अचानक आफत से संभलता, उसके सर पर ताबड़तोड़ जलतर लंग सा बजने लगा और फिर इमरान लड़क कर सीटों से नीचे जा पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। कार की पिछली सीट के दरमियान से एक आदमी दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकला। फिर उसने इमरान को उठाकर पिछली सीटों के दरमियान डाल दिया और ख़ुद कार की स्टीयरिंग पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार तेज़ी से आगे बढ़ी और मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। ब्लैक ज़ीरो बेहद परेशान था। इमरान का पिछले दिनों कोई पता ना चला। सफदर, कैप्टन शकील, जूलिया, चौहान और नुमानी सब अपने अपने फ्लैट से गायब थे। इमरान के सब एजेंट टाइगर का भी कोई पता नहीं था। इधर सबसे बड़ी मुसीबत जो उसके सर पर आन पड़ी थी वो ये कि सर सुल्तान को इत्तला दे दी गई थी। आला हुक्काम में खुलबुली मची हुई थी। पुलिस इंटेलिजेंस सर सुल्तान की तलाश में कतई नाकाम साबित हो चुकी थी। आखिर सदर मुमलिकत ने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया था ताकि सर सुल्तान की गुमशुदगी पर पूरे सिस्टम से और पूरे टाइम से गौर किया जाए। हंगामी इजलास की इत्तला ब्लैक ज़ीरो को पहुंच चुकी थी। इस दफ़ा सदर मुमलिकत उन्हें इत्तला दी थी क्योंकि सर सुल्तान के अलावा सिर्फ सदर मुमलिकत ही उनके फ़ोन के मुतल्लिक जानते थे। ब्लैक ज़ीरो ने सोचा कि कल के इजलास में शिरकत से पहले वो अपने तौर पर इनकी गुमशुदगी की वजह जानने की कोशिश करेगा। वो खुद अजीब पोजीशन में फंस चुका था कि क्या करे। उस समेत इमरान समेत तमाम मेंबर्स गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुके थे। चनाचा बतौर X2 के नुमाइंदे उसने मेकअप में सर सुल्तान के ऑफिस का मुआयना किया। फिर ऑफिस की तलाशी लेते हुए अचानक उसकी नज़र फ़ोन के जॉइंट प्लग पर जा पड़ी। जॉइंट प्लग का ढक्कन उसे कुछ टेढ़ा सा महसूस हो गया। अगर ये कोई नई बात नहीं थी जिसका होना नामुमकिनात में सा था, लेकिन ब्लैक ज़ीरो इस छोटी से छोटी बात को नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं था। चनाचा उसने झुककर वो और ढक्कन को देखा और फिर जेब से रुमाल निकालकर इसने बड़ी एहतियात से डब्बी का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही हैरत से उसके दिमाग में झमाके होने लगे। सामने एक जदीद तरीन वायरलेस सेट टेप रिकॉर्डर फिट था। ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी एहतियात से वो टेप रिकॉर्डर अलहदा किया, फिर उसे जेब में डाल दिया। उसके पलक का ढक्कन भी जेब में ही डाल दिया। फिर वो उठा और सर सुल्तान के ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। ऑफिस के बाहर मौजूद मिलिट्री पुलिस के सिपाही ने उसके बाहर निकलते ही ऑफिस का दरवाज़ा दोबारा सील कर दिया। ब्लैक ज़ीरो सर सुल्तान के दफ्तर से सीधा राना हाउस पहुंचा। उसने जाते ही टेप रिकॉर्डर जेब से निकालकर मेज़ पर रखा और खुद एक कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब ब्लैक ज़ीरो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी कैमरा नुमा मशीन थी। उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर उस मशीन का बटन दबा दिया और बटन दबते ही मशीन की एक साइड से एक बारीक मगर इंतहाई चमकदार सिलाख बाहर निकल आई। उसने वो सिलाख इस टेप रिकॉर्डर के एक छोटे से सुराख के साथ टच की और फिर एक बटन दबा दिया। टेप रिकॉर्डर के अंदर से हल्की हल्की ज़ूम ज़ूम की आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई मशीनरी चल रही हो। चंद लम्हों तक ज़ूम ज़ूम की आवाज़ें आती रहीं, फिर बंद हो गई। ब्लैक ज़ीरो ने वो टेप रिकॉर्डर से अलहदा कर लिया और फिर कैमरे का एक और बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही और फिर सर सुल्तान की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। सुल्तान स्पीकिंग। शायद वो फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। सुल्तान साहब, क्या आप बताएंगे कि X2 दरअसल कौन है? और इस दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी, क्या बकवास है, कौन हो तुम? सर सुल्तान का गुस्सा गुर्राहट से भरा हुआ था। फिर रिसीवर पटकने की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हे गुजरने
सुनने के बाद फिर सुल्तान साहब की आवाज़ दोबारा गूंजी, ऑपरेटर, अभी मुझे किसी नंबर से कॉल आई थी। सर सुल्तान ने ऑपरेटर से पूछा, सर पब्लिक फ़ोन बूथ नंबर 14 से। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर पटखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मुकम्मल खामोशी छा गई। ब्लैक ज़ीरो ने कैमरे का बटन बंद किया और खामोश बैठकर सोचने लगा। काफ़ी देर तक वो खामोश बैठा गहरी सोच में गर्क था। अचानक उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरने लगी। फिर उसने एक जोरदार कहका लगाया और उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट थी और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता चला गया। एक काफ़ी बड़ा हाल था। फ्लोरसेंट की तेज रोशनी से पूरा हाल जगमगा रहा था। सामने की दीवार से सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम पुष्ट लगाए खड़ी थी। सिर्फ सफदर मौजूद नहीं था। कैप्टन शकील, जूलिया, चौहान, नुमानी खामोश खड़े थे। उनके हाथ उनकी पुष्ट पर बड़ी मजबूती से बंधे हुए थे। उनके करीबी एक कुर्सी पर इमरान रस्सियों से बंधा बैठा था। दूसरी कुर्सी पर सर सुल्तान मौजूद थे और सामने एक सतून से टाइगर भी बंधा हुआ था। हाल में तकरीबन 6 नकाबपोश हाथों में मशीन गनें उठाए मुख्तलिफ कोनों में खड़े थे। उनकी मशीन गनों का रुख सीक्रेट सर्विस के एरकान की तरफ था। हाल में मुकम्मल खामोशी तारी थी। अचानक हाल का इकलौता दरवाज़ा खुला और फिर शॉर्व वाइली और ब्लैक क्लार्क एक दूसरे के पीछे अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे चट्टान की तरह सख्त और स्पार्ट थे। हाँ दोस्तों, सुनाओ कैसी गुजर रही है? शॉर्व वाइली ने इन सब से मुखातिब होकर कहा, ये कुर्सी यार किसी नीलामी से खरीदी है, यह तो खटमलों से पुर है। इमरान ने कुर्सी पर पहलू बदलने की कोशिश करते हुए कहा और सब चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। बेफिक्र रहो इमरान, अभी चंद लम्हों बाद तुम्हें इंसान भी खटमल नजर आने लगेंगे। शॉर्व वाइली ने जहर खुंद करते हुए कहा, मुझे तो तुम दोनों अब भी खटमल नजर आते हो। इमरान भला कब चूकने वाला था। उसने फौरन जवाब दिया, हाँ तो जनाब सर सुल्तान साहब, अब भी आप नहीं बतलाएंगे कि X2 कौन है? शॉर्व वाइली ने इमरान की बात सुनी अनसुनी करते हुए सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, अब भी से तुम्हारी क्या मुराद है? अब ऐसी कौन सी बात हो गई है कि मैं बतलाने पर मजबूर हो जाऊंगा? सर सुल्तान ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और इस मुल्क के आदमी बेहद जिद्दी वाक़या हुए हैं। दुम कट तो सकती है, सीधी नहीं हो सकती। ब्लैक क्लॉक पहली बार बोला, मगर इसके लहजा जहर में बुझा हुआ था। बहुत खूब मिस्टर क्लर्क, आपकी दुम सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी, लेकिन कट नहीं सकती। मेरे ख्याल में कट प्रूफ तुम है। इमरान से ना रहा किया और बोल पड़ा, शट अप, तुम खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा। ब्लैक क्लॉर्क गुस्से से फट पड़ा। अब सब सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं, लेकिन आप में से किसी को भी मालूम नहीं कि आपका बॉस X2 कौन है। X2 को सिर्फ 2 आदमी जानते हैं, एक सर सुल्तान और दूसरे सदर मुमलिकत। शॉर्व वाइली ने सब मेंबरान से मुखातिब होते हुए कहा। सब मेंबर्स खामोश रहे। अब सब मेंबरान ने इस बार प्रोग्राम बनाया कि X2 की नकाब कुशाई की जाए, इसलिए आप लोगों ने इमरान का फ़ोन टैप किया, लेकिन कामयाब ना हो सकी। शॉर्व वाइली इस वक्त ऐसे बोल रहा था जैसे प्रोफेसर क्लास को लेक्चर दे रहा हो। अब सुनो, हम दोनों भी इस मकसद के लिए इस मुल्क में आए हैं कि हम भी X2 की असल शख्सियत से पर्दा उठाना चाहते हैं। हम दोनों यहाँ पहुँचकर अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे थे कि मेरे साथ ही ब्लैक क्लार्क से इमरान टक्कर किया। इमरान उसे डॉच देकर सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर दानिश मंजिल ले गया, मगर ब्लैक क्लार्क वहाँ से वापस निकल आने में कामयाब हो गया। इस तरह हमें इस इमारत का पता चल गया, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही हालात तब्दील हो गए। सफदर जो कि सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, अचानक मुझसे टकरा गया। मैं इसकी असल शख्सियत को समझ ना सका और उस पर एतमाद कर बैठा, मगर अपनी फितरत से मजबूर होकर मैंने उसकी बेहोशी के दौरान उसकी घड़ी उतार कर इसमें एक जदीद ट्रांसमीटर फिट कर दिया। सफदर ने जाकर X2 को मेरे मुतल्लिक रिपोर्ट दी और इसके बाद उसने जूलिया से फ़ोन पर बात की, जिससे मुझे इस तमाम साजिश का इल्म हो गया जो आप लोग X2 के खिलाफ कर रहे थे। सफदर मेकअप करके मेरी निगरानी के लिए वापस आया, मगर यहाँ मैंने उसे काबू कर लिया। फिर मैंने एक प्लान के तहत सर सुल्तान को अगवा किया। मकसद ये था कि सर सुल्तान पर तशद्दुद करके X2 की असल शख्सियत का पता चलाया जाए। इसके बाद हमने सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को अगवा कर लिया। इमरान भी इस दौरान हमारे कब्जा में आ गया और ये एक नौजवान हमारा ताक़ुब करता हुआ इस कोठी तक पहुंच गया। हमने इससे भी सीक्रेट सर्विस का मेंबर समझते हुए गिरफ्तार कर लिया, मगर आप लोग कहते हैं कि ये आपका साथी नहीं है। खैर, बहरहाल जो कुछ भी है अभी पता चल जाएगा। आप लोगों को अब तक के हालात का पता चल गया होगा। शॉर्व वाइली ने अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा इस तमाम तकरीर का मकसद क्या है?
सर सुल्तान बोले, ये तकरीर मैंने इसलिए की है कि आप सब हजरात तैयार हो जाए, क्योंकि X2 अभी चंद मिनट में यहाँ पहुँचने वाला है। फिर उसकी बाकायदा नकाब कुशाई होगी। इस तरह इन मेम्बरान की देरीना हसरत पूरी हो जाएगी, गोया इनकी आखिरी हसरत होगी, क्योंकि नकाब कुशाई के बाद इस हाल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा और इस तरह ये हाल इस मुल्क के सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा, सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान, एक अहमक इमरान और X2 का मुतफन बनकर रह जाएगा। शोर वाइली खामोश हो गया। कैप्टन शकील, चौहान, जूलिया समेत सबके चेहरे फक होकर रह गए। वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गए थे। इससे पहले इस किस्म के हालात से इसका साबका नहीं हुआ था, मगर अभी उनको मुकम्मल यकीन था कि सब कुछ हो सकता है, मगर X2 गिरफ्तार नहीं हो सकता। मगर उसी लम्हे हाल का दरवाज़ा खुला और फिर X2 मुंह पर नकाब लगाए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 4 मशीन गनें उठाए हुए लोग थे। मशीन गनों की नालियां X2 के पुछ से लगी हुई थी। X2 मुर्दा सी चाल चलता हुआ हाल के दरमियान में पहुंचा। सर सुल्तान और तमाम मेंबरान की आंखें X2 को इस आलम में देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई। इमरान की आंखों से भी हैरत के साथ साथ शदीद उलझन नुमाया थी। किसी मेंबर को भी तसव्वुर नहीं था कि X2 किसी चूहे की तरह इन लोगों के हाथों गिरफ्तार हो सकता है। X2 को मशीन गनों के जोर पर एक सतून से अच्छी तरह बांधा किया। इस बांधने के लिए नायलॉन की रस्सियां इस्तेमाल की गई थी ताकि वो किसी तरह ना खोली जा सकें और ना ही काटी जा सकें। हाँ तो दोस्तों, तुम लोगों का सरबराह इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है और चंद लम्हों बाद उसकी असल शख्सियत सामने होगी। सर सुल्तान साहब, क्या अब भी आप नहीं बताएंगे कि X2 कौन है? शौर वाइली ने बड़े फख्र से पूछा। सर सुल्तान बेबसी से होंठ काट कर रह गया। हॉल पर चंद लम्हों के लिए पुरइसरार सी खामोशी छा गई, सिवाय शॉर्ट वाइली, ब्लैक क्लार्क और उनके नुमाइंदों के। हर शख्स बेचैन और मुस्तरिब था। सीक्रेट सर्विस के अरकान जो इस सिचुएशन से पहले X2 को बेनकाब करने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम शुरू कर चुके थे, अब बेहद परेशान थे। वो सोच रहे थे कि काश कोई मौजज़ा हो जाए और X2 बेनकाब ना हो। वो मुजरिमों के हाथ X2 की बेनकाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वक्त मजबूर थे। इमरान जो एन वक्त पर आकर काम दिखा जाता था, इस वक्त बड़ी मजबूती से रस्सियों से बंधा हुआ था। नंबर 2, X2 का नकाब उतारो, शौर वाइली ने बड़े पुरइसरार लहजे में ब्लैक क्लार्क से मुखातिब होते हुए कहा, और हाल में मौजूद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के जिस्मों में सर्दी की एक तेज़ लहर दौड़ गई, क्योंकि घनौनी बात हो रही थी। ठहरो। अचानक इमरान की आवाज़ से हॉल गूंज उठा और X2 की तरफ बढ़ते हुए ब्लैक क्लार्क के कदम रुक गए। सबकी बेचैन नजरें इमरान के चेहरे पर जम गई। इमरान इस वक्त बेहद संजीदा था। उसके चेहरे के नकूश पत्थर की तरह सख्त थे और आंखों में उभर आने वाली चमक किसी ऐसे दरिंदे की याद दिला रही थी जो सख्त गुस्से में अपने शिकार पर झपटने वाला हो। इस बात का क्या सबूत है कि ये X2 ही है? इमरान इस बार लहजे में शॉर्ट वाइली से पूछा, और सीक्रेट सर्विस के इरकान के सीने से एतमीनान की एक लहर दौड़ गई। वाकई मुजरिम इस बात को साबित नहीं कर सकते थे कि ये वाकई सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 है। अच्छा सवाल है। मैं भी काफ़ी देर से सोच रहा था कि सर सुल्तान ने अभी तक ये सवाल क्यों नहीं किया। वैसे मुझे इस अहमक से इस सवाल की उम्मीद न थी। शॉर्ट वाइली ने बड़े इत्मीनान से कहा, इस सवाल जवाब के चक्कर में पड़ गए हो। इसे बेनकाब करके उसकी फ़ोटो लो और फिर हाल तबाह करके निकल चलो। हमारा मिशन कामयाब हो गया है। ब्लैक क्लार्क ने बड़ी उकताहट से कंधे झटकते हुए शॉर्ट वाइली से कहा, ठहरो, मैं चाहता हूं कि ये लोग मरने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लें कि हम वाकई ही कामयाब हो गए हैं। शॉर्ट वाइली ने फख्रिया लहजे में कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे ख्याल में तुम फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं मिशन के आखिर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारा काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। ब्लैक क्लार्क ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ चंद मिनट की तो बात है। कामयाबी तो बहरहाल हमारे कदम चूम चुकी है। शॉर्ट वाइली ने कहा, फिर अपने एक साथी को मकसूद से इशारा किया और वो खामोशी से हाल का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हाल में थोड़ी देर के लिए बड़ी पुरइसरार सी खामोशी तारी रही। फिर हाल का दरवाज़ा दोबारा खुला और वही आदमी एक मशीन जो ट्राली पर रखी हुई थी धकेलता हुआ अंदर ले आया। अभी शॉर्ट वाइली के करीब लाकर उसने ट्राली रोक ली। फिर उसने मशीन के ऊपर लिपटा हुआ कैनोस हटाया। ये एक जदीद किस्म का प्रोजेक्टर था। शॉर्ट वाइली ने प्रोजेक्टर का रुख सामने दीवार की तरफ कर दिया, फिर उसके चंद बटन दबा दिए। प्रोजेक्टर शायद बैटरी से चलने वाला था, क्योंकि बटन दबते ही उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हो गए और उसकी मशीनरी चल पड़ी। अब इत्मीनान से देखो कि ये वाकई X2 असली है या नकली। शॉर्ट वाइली ने कहा, फिर एक और बटन दबा दिया। सामने दीवार पर 4 फुट की स्क्रीन रोशन हो गई। चंद लम्हों तक रोशनी के झमाके से होते रहे, फिर एक वसी हॉल का मंजर स्क्रीन पर उभरता चला गया।
ये ईवान सदर का खसूसी मीटिंग हॉल था। वहाँ कोई इजलास हो रहा था और सदर मुमलिकत बसाते खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। सदर मुमलिकत के करीबी एक कुर्सी पर एक्स्ट्रो नकाब लगाए बैठा था। दीगर आला अफसरान भी वहाँ मौजूद थे और सर रहमान भी एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। ये मंजर देखकर सर सुल्तान और इमरान दोनों के होंठ भींच गए। मीटिंग हॉल में खामोशी तारी थी कि अचानक सदर मुमलिकत ने ही इस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ा। सर रहमान, आप रिपोर्ट पेश करें। सदर मुमलिकत ने सर रहमान को मुखातिब करके कहा और सर रहमान ने खड़े होकर सर सुल्तान के अगवा की रिपोर्ट पेश की। मोहतरम सदर और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, सर सुल्तान को युद्ध दिन दिहाड़े अगवा इस बात का सबूत है कि इंतहाई दलेर और मुनज़्ज़िम मुजरिम हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। सर सुल्तान हमारी हुकूमत के ऐसे रुकन हैं जिन्हें इस मुल्क के तकरीबन हर काबिल ज़िक्र और खुफिया तरीन राज का इल्म है। मेरा ख्याल है कि अगर सर सुल्तान को फौरी तौर पर मुजरिमों के पंजों से रिहाई ना दिलाई गई तो मुजरिम इन पर बेपनाह तशद्दुद करके अहम राज़ों को उनके सीने से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। को मैं एक लम्हे के लिए इस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकता कि सर सुल्तान अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालेंगे जो हुकूमत के मुफादात के खिलाफ हो। मगर फिर भी सर सुल्तान आखिर इंसान है और आज का तशद्दुद के इंतहाई नफसियाती और ख़तरनाक तरीके वजूद में आ चुके हैं। इसलिए हर बात मुमकिन है। ये मीटिंग जी सदर मुमलिकत ने इस खदशे के पेश नज़र बुलवाई है। हमें हर कीमत पर सर सुल्तान को मुजरिमों से रिहाई दिलानी है और ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना ही हुकूमत और सर सुल्तान के मुफाद में है। सर रहमान ने रिपोर्ट के बाद ज़ाती तबसरा करते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.